गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे अमेरिकन गवर्नमेंट काउंटर वेलिंग ड्यूटी और यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के 4 प्रोडक्ट पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई है। हम देखेंगे निसार के बारे में, जो फ्रंट पेज पर आर्टिकल आया है। ये निसार के बारे में कह रहा है कि 2024 में हम इसे लॉन्च कर देंगे। तो निसार क्या है, इसका क्या यूज़ हो सकता है अर्थ के ऑब्जर्वेशन में, और इंडिया के डेवलपमेंट में क्या ग्रोथ ला सकता है। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे IUCN का फर्स्ट फ्रेश वाटर सर्वे है, जो फ्रेश वाटर फिश सर्वे है। फिर फ्रेश वाटर में फ़िश कैसे सरवाइव करती हैं, क्या उनके लिए क्लाइमेट चेंज के प्रोटेक्शन यूज़ किए जा सकते हैं, ये सब देखेंगे। तो देखो, पहला आर्टिकल निसार के बारे में हमारे फ्रंट पेज पर जो आर्टिकल आया है, ये निसार से रिलेटेड है। देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये जो सैटेलाइट है रडार की तरह वर्क करेगा। रडार का मतलब हो गया कि इस तरह से वर्क करेगा कि सारे अर्थ पर निगरानी रखेगा। तो आप देखो यहाँ पर निसार के बारे में। निसार क्या है? निसार इज़ अ नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसमें क्या कर रहे हैं, 2 एजेंसी पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक हमारी नासा पार्टिसिपेट कर रही है और दूसरी इसरो पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, इस सेंड ऑफ सेरेमनी दी है इसरो ने जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी से इन कैलिफोर्निया। मतलब नासा को सेंड ऑफ सेरेमनी दी गई है कि आप बिल्कुल रेडी हैं, अब आप सतीश धवन स्पेस स्टेशन इंडिया से लॉन्च किया जाएगा आपको। ठीक है, निसार जो है फर्स्ट रडार ऑफ इट्स काइंड है इन स्पेस। ठीक है, सिस्टमेटिकली मैप अर्थ। मतलब क्या है, ये अपनी काइंड का मतलब अपनी तरह का एक रडार है, जिससे क्या होगा, अर्थ के ऑब्जर्व को मैपिंग करेगा। ये किस बैंडविड्थ में मैपिंग करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो L और S बैंडविड्थ में होगी, जो मेज़र करेगी चेंजेस इन आवर प्लेनेट सरफेस लेस देन अ सेंटीमीटर अक्रॉस। मतलब बिल्कुल माइन्यूट सी डिटेल भी इसके द्वारा मैपिंग की जाएगी। आप ये समझ लो, देखो क्या है निसार, क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे 2014 में नासा और इसरो के बीच में करार हुआ था कि हम इसे लॉन्च करेंगे। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करेंगे, अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे। अर्थ को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हम एग्रीकल्चर फील्ड देखेंगे कहाँ पर कितना है। ठीक है, हम डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरह से इस रडार के थ्रू मदद कर सकते हैं, लाइव मदद कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में आग कहाँ पर लगी है, एग्रीकल्चर फील्ड में क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं, ये सब चीज़ें इसके द्वारा देखी जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने बताया है कि किस तरह से प्लेनेट अर्थ में, मतलब हमारे सरफेस में छोटे से छोटे चेंजेस आ रहे हैं, वो सब देखा जाएगा। देखो, नासा के द्वारा ये पोर्शन बनाया गया है और इसरो के द्वारा ये पोर्शन बनाया गया। अब जो बेसिक डिटेल आपको मैंने समझाई वो देख लो। यहाँ निसार क्या है कि बिल्ड किया जा रहा है स्पेस एजेंसी US की नासा के द्वारा, और पार्टनर एग्रीमेंट हमारे इंडिया के द्वारा हुआ था 2014 में। इसे जनवरी 2024 में लॉन्च करना था। अब देखते हैं इस मंथ में ये लॉन्च हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसे लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर नियर पोलर ऑर्बिट। ठीक है, जो पोलर ऑर्बिट के बगल में है उसके पास सतीश धवन स्पेस सेंटर है, उसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, वहाँ से ये मिनिमम 3 साल ऑपरेट रहेगा, मतलब 3 साल वर्क करेगा। ऑपरेट फॉर मिनिमम 3 ईयर। ये लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, नासा विल मैप इंटायर ग्लोब। मतलब निसार के द्वारा क्या किया जाएगा, पूरे इंटायर मैप, मतलब इंडिया के पूरे अर्थ के मैपिंग की जाएगी। मैंने बताया एग्रीकल्चर फील्ड में, डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो, लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बताया गया। लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो 400 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। यहाँ से लेकर अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट होता है। अगर आप देखेंगे नेट पर तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है, देखो अर्थ साइंस में हमें इसे बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट, जैसे वेल्थ ऑफ डेटा, हम अर्थ से डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और सरफेस के, मतलब जो अर्थ के सरफेस में चेंजेस हो रहे हैं, नेचुरल हजार्ड्स हो रहे हैं, उसमें इसका वर्क किया जा सकता है। ठीक है, इकोसिस्टम में जो डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कैसे है, ये सब बेनिफिट मिला। और ये डेटा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि कैसे डिजास्टर को मैनेज किया जा सकता है। अर्थक्वेक, सुनामी, ये वोल्केनिक इरप्शन होते हैं इसमें। एग्रीकल्चर में हम एग्रीकल्चर
को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग में कैसे मॉनिटरिंग कहाँ पर हो रही है, अर्बन में कितना स्पिल ओवर हो रहा है, मतलब स्पिल का मतलब हो गया कि ऑयल का जो हमारे समुद्र में स्पिल हो जाता है तो एक लेयर बन जाती है। आप स्पिल, ऑयल स्पिलिंग किसे बोलते हैं, जैसे सी में ये टैंक फट गया, टैंक फटने से यहाँ से ऑयल निकल गया, अब ये ऑयल सब में फैल जाएगा। अब ये जो एक लेयर बना लेगा, इसके नीचे जो क्या कहते हैं फिशेस होती हैं वो मर जाती हैं ड्यू टू ऑक्सीजन की कमी से और बहुत सारे अदर रीजन से। तो ऑयल स्पिल को हम देख सकते हैं, अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन किस लिए किया जा रहा है, और क्लाइमेट चेंज का हमारे अर्थ पर क्या असर पड़ रहा है, सी लेवल किस तरह से राइज कर रहा है, ये सब देख सकते हैं। देखो ओवरऑल आर्टिकल में यही बताया गया है कि निसार एक क्या है, सिंथेटिक अपर्चर रडार है। इसे नासा और इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2024 में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्थ को ऑब्जर्व करना। बस इतना आप लिख लो, आपका पूरा आर्टिकल कवर हो गया। ठीक है, बस ऐसे ही कोई चीज़ है वो हमें ऐसे पढ़ना होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है हमारा IUCN की रेड लिस्ट से रिलेटेड। देखो क्या है, अभी रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट आप समझ लो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हुई थी। देखो मैं पुराना कॉन्टेक्स्ट आपके इसलिए लाता हूं ताकि आपकी पुरानी चीज़ कवर हो जाए। जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो है वो UAE में हुई थी, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, आपको बताना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 कहाँ हुई थी और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 कहाँ होने वाली है। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट क्या की गई IUCN रेड लिस्ट में, इसमें फर्स्ट टाइम ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट हुआ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो फर्स्ट टाइम ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट किया जा रहा है। इसमें IUCN में महागोनी के बारे में भी बताया गया कि कैसे इलीगल लॉगिंग मतलब महागोनी के पेड़ को काट कर लॉगिंग की जा रही है, कलेक्ट किया जा रहा है, उसको ट्रेडिंग की जा रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब इन्होंने आगे क्या बताया है कि IUCN की रेड लिस्ट में कितनी स्पेसीज हैं, 1,57,190 स्पेसीज, आउट ऑफ बेस 44,000 आर थ्रेटेन विद एक्सटिंक्ट। मतलब इतनी 2 लाख अप्रॉक्स 1.5 लाख स्पेसीज में से, जिसमें से 44,000 थ्रेटेन है। अब मैं आपको बताऊंगा थ्रेटेन क्या होता है, आपने लाख बार पढ़ा होगा थ्रेटेन्ड स्पेसीज। देखो अब आप पहले ये फैक्ट जान लो, 4 सबटेरेनियन फिश स्पेसीज हैं केरला में। देखो केरला में कुछ फिश स्पेसीज हैं 4, वो एक्चुअली क्या है, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट में है। मतलब इन्होंने टोटल फ्रेश वाटर स्पेसीज के बारे में बताया है कि फर्स्ट टाइम फ्रेश वाटर स्पेसीज किस तरह से हमारे फ्रेश वाटर में फिशेज रहती हैं, उनका क्या यूज़ हो सकता है, किस तरह से हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी एक्सटिंक्ट पर है। जैसे इन्होंने केरला की बता दी। ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ को मैं बताऊंगा वो चीज़ याद रखना। जैसे फर्स्ट टाइम ये ग्लोबल लेवल पर फ्रेश वाटर में जो फिश पाई जाती हैं उनका सर्वे। दूसरी चीज़, ये आगे जो चीज़ बताई है ये इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले कुछ साल पहले UPSC ने पूछा था कि IUCN की कैटेगरी कितनी कैटेगरी में है, मतलब IUCN जो थ्रेटन लिस्ट है वो कितनी कैटेगरी में, तो 9 कैटेगरी में। देखो पहली डेटा डिफिशियंस, दूसरी लीस्ट कंसर्न, तीसरी नियर थ्रेटन, चौथी वल्नरेबल, ठीक है, 5वीं इंडेंजर्ड, 6ठी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, 7वीं रीजनली एक्सटिंक्ट, 8वीं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और 9वीं एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो इस तरह से, और जो 3 ये कैटेगरी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं। इन कैटेगरी को थ्रेटेंड कहा जाता है। आपको मैं बोल रहा था मैं थ्रेटेंड के बारे में बताऊंगा, तो थ्रेटेंड क्या है, ये वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड को थ्रेटेंड कहा जाता है। अगर नीचे से आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे स्पेसीज की पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी, प्लांट की पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी, तो धीरे धीरे जब वो वाइल्ड में ख़त्म हो जाएगा तो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट कर दिया जाएगा, फिर वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगा तो एक्सटिंक्ट करार दे दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, हम देखते हैं कि 9 कैटेगरी किस तरह से वर्क करती हैं। डेटा डिफिशिएंट का मतलब होता है कि इतनी ज़्यादा स्पेसीज है कि हमारे पास डेटा नहीं है। लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है उस पर कोई कंसर्न नहीं है। नियर थ्रेटन का क्या मतलब है, वो थ्रेटेंड की कैटेगरी में पहुंचने वाला है, उस पर आप बचा लो। ठीक है, अब आगे कुछ इंडेंजर्ड कैटेगरी के बारे में बताया जो फ्रेश वाटर फिश में पाई जाती हैं, जैसे क्रिप्टोगिलानिस साहजी, हाराग्लानिस अब्दुल कलामी, पेंगियो भुआजी, ये सब इंडेंजर्ड पहुंच रही हैं। तो फ्रेश वाटर का सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब वल्नरेबल कैटेगरी आपको ये याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रह पाएंगी। आप ज़रूर इसे अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लेना, मगर आप इसे रटने की कोशिश करना चाहते हैं तो रट नहीं पाएंगे। मेरी गुजारिश है आप इस पर शॉर्ट नोट्स बना लेना। वल्नरेबल कैटेगरी कौन सी होती है, एनिगमेचना गोलम,
ये स्नैक हेड गोलम कहते हैं इसे, ये एक वल्नरेबल कैटेगरी में है। अब कह रहे हैं कि हम डिकोड करते हैं IUCN को। देखो IUCN की रेड लिस्ट 1964 में फर्स्ट टाइम प्रिपेयर की गई थी IUCN के द्वारा। इसमें क्या किया गया था, इस रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पेसीज रखी गई थी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन थी ग्लोबल एक्सटिंक्ट रिस्क स्टेटस की, जो एनिमल, फंगस और प्लांट स्पेसीज थे, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। ये क्रिटिकल इंडिकेटर है, आपको ऑब्वियस सी बात है, जब रेड लिस्ट की बात बताई जा रही है तो ये एक्सटिंक्ट थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में बता रहा है ना, तो ये वर्ल्ड की हेल्थ की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी कैसी, इसके बारे में बताया जा रहा है। अब IUCN का आप बेसिक देख लो। IUCN क्या है, एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जो गवर्नमेंट को और सिविल सोसाइटी को एक साथ लाता है और कंजर्व करता है लाइफ ऑन अर्थ को, ठीक है। स्टेबलाइज किया गया था 1948 में और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ये क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया इवोल्यूट करता है कि कैसे एक्सटिंक्ट, मतलब क्वांटिटेटिव क्यों वर्ड यूज़ किया है, क्वालिटेटिव क्यों नहीं यूज़ किया। क्वांटिटेटिव का मतलब है देखता है स्पीसीज कितनी बची हैं, कहीं स्पेसीज बहुत ज़्यादा बची हैं, कहीं स्पेसीज बहुत कम बची हैं, तो क्या करता है, टू इवैल्यूएट एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ स्पेसीज, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इन्होंने क्या बताया, जो फर्स्ट फ्रेश वाटर फिश सर्वे किया गया है तो इन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हैज़ अफेक्ट एटलीस्ट 17% ऑफ वल्नरेबल फ्रेश वाटर फिश स्पेसीज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो वल्नरेबल फ्रेश वाटर फिश स्पेसीज है उन पर 17% इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे सी लेवल का राइज हो जाना, सीजन का एकदम चेंज हो जाना। कुछ केस स्टडी बताई गई, जैसे लार्ज टूथ लेक तुर्काना रॉबर, ये एक फिश है, केन्या में पाई जाती है, ये लीस्ट कंसर्न से वल्नरेबल चली गई। देखो मैंने बताया था, देखो कैसे स्पेसीज कम होती जाती है। अब देखो लीस्ट कंसर्न थी यहाँ पर, ये यहाँ पहुँच गई वल्नरेबल में। तो इस तरह से हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या नाम बताया, लार्ज टूथ लेक तुर्काना रबर, ये एक फिश की स्पेसीज है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है केन्या में। ये लीस्ट कंसर्न से वल्नरेबल पहुंच गई है। और ये क्या रीज़न रहा है इसके वल्नरेबल पहुंचने से, क्या रीज़न रहा है उसका, ओवर फिशिंग एक रीज़न रहा है और दूसरा क्लाइमेट चेंज रहा है। ऐसी ग्रीन टर्टल क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत रिस्क में आ गया है। पॉल्यूशन का 57% इफेक्ट पड़ रहा है फ्रेश वाटर स्पेसीज पर। आपको ये याद रखना है कि पॉल्यूशन का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ना है, ये मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में ये डेटा बहुत कम काम आएगा। एटलांटिक सैल्मन होती है एक फिश, वो लीस्ट कंसर्न से नियर थ्रेटेन पहुंच गई, ठीक है। इसका मेन काउज क्या रहा, वाटर पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, सेडिमेंटेशन बहुत हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत हो रहा है, ओवर फिशिंग 25% ओवर फिशिंग बढ़ गई है। इन्वेजिव स्पेसीज 33% इन्वेजिव स्पेसीज आ गई। इन्वेजिव स्पेसीज क्या होती हैं, हमारे इंडिया में मान लो कई तरह की स्पेसीज पाई जाती हैं। अब अमेरिका से लाकर इंडिया में कोई स्पेसीज डाल दी, अब क्या होगी, इन्वेजिव स्पेसीज का करेक्टर अलग होगा, कल्चर अलग होगा। तो जो इन्वेजिव स्पेसीज है, जो कल्चरल स्पेसीज हैं, जो इंडिया में रहने वाली, इन पे इफेक्ट पड़ेगा, इसके खाने पे इम्पैक्ट पड़ेगा और इन फ्यूचर जो इंडिजीनियस स्पेसीज हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये इन्वेजिव स्पेसीज। तो हमने यहाँ पर IUCN का फर्स्ट ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश सर्वे के बारे में जाना, IUCN का बेसिक जाना कि कब स्टेबलाइज हुआ था। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है। अगला आर्टिकल जो है, फर्स्ट कृत्रिम इंडिया का ओन AI, मतलब हमारा ओन AI। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, AI क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है जिसमें क्या होता है, वो डेटा को एनालिसिस करता है और फीडबैक के थ्रू अपने डेटा को सुधारता है कि किस तरह से हम अपने डेटा को और इन्हेंस कर सकते हैं। तो क्या है कृत्रिम, क्या है, इंडिया का खुद का ओन, मतलब अपना ही AI है और ये इंडिजीनियस मॉडल है, इसे डेवलप किया गया है ओला के CEO भावेश अग्रवाल के द्वारा, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया एज अ कृत्रिम SI डिज़ाइन, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओला के CEO याद रखना आप, भावेश अग्रवाल ने किया। इसका बीटा वर्जन जनवरी 2024 में तक आने की उम्मीद है, मतलब इस मंथ में, ताकि लोग अच्छे से उसे यूज कर सकें। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, मैंने आपको बताया किस तरह से डीप लर्निंग टेक्निक के थ्रू मैसिव लार्ज डेटा को लर्न किया जाता है, मतलब उसको पढ़ा जाता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, समराइज किया जाता है और जनरेट किया जाता है एंड प्रिडिक्ट किया जाता है न्यू कंटेंट। मतलब जो डेटा है उसको एनालाइज करके, उसको समराइज करके, उसको क्या किया जाता है, एक नया डेटा प्रोड्यूस किया जाता है और जो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उसमें सुधार किया जाता है। इसी को हम न्यूरॉन नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। कैसे, किस तरह से ये ह्यूमन ब्रेन पे इंपैक्ट करे, देखो लिखा इफेक्ट कंप्यूटिंग सिस्टम इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन।
ह्यूमन ब्रेन में किस तरह से इम्पैक्ट करेगा इसके बारे में बताया, ठीक है। कुछ ग्लोबल लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं जैसे MMLU, हेलन स्वाग, ये आपको पता होना चाहिए, BVHU, PP, कभी कभी UPSC ऐसे पूछ लेता है। MMLU, हेलन स्वाग, ये क्या है, रिसेंटली चर्चा में थे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को हमें पढ़ना होता है, कैसे हम UPSC से क्वेश्चन UPSC के द्वारा पूछा जाएगा। अब कृत्रिम क्या है, कृत्रिम एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल। इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट AI कंप्यूटर स्टैक है ये। 2 क्लासिफिकेशन है, एक कृत्रिम है AI बेस मॉड्यूल। बेस मॉड्यूल क्या है, एप्लीकेशन बेस है, आम आदमी यूज़ कर सकते हैं। एक कृत्रिम AI प्रो है जो एडवांस कैपेबिलिटी रखता है, जिसे स्ट्रेटेजिक या फिर हमारी सॉवरेनिटी के उल्लंघन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। स्पीकिंग कंटेंट भी है, मतलब आप लैंग्वेज स्पीक करके भी बोल सकते हैं। और इसमें डिफरेंट लैंग्वेज, देखो लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी, मतलब 20 लैंग्वेज को समझ सकता है और 10 लैंग्वेज में ये डाटा दे सकता है अपना, ठीक है। इंडियन डोमिनेंस, इससे क्या होगा कि हमारे इंडिया के डोमिनेंस को बल मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेन कर सकते हैं अपने स्टाफ को, ठीक है। वॉइस एक्टिविटी, वॉइस से भी ये चल सकता है। और डिमॉन्स्ट्रेट रियल टाइम कोडिंग, रियल टाइम कोडिंग भी कर सकता है कि किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं बिजनेसर और डेवलपर। तो ये हमने कृत्रिम के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में। देखो क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, आपने सुना होगा, इसके वर्ड में ही डंपिंग लगा। डंपिंग का क्या मतलब होता है कि फॉरेन सप्लायर और फॉरेन मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि वहाँ की, मतलब अपने डोमेस्टिक प्राइस से भी कम, देखो क्या लिखा है, डंपिंग गुड आर सोल्ड एट प्राइस लेस देन ऑफ एक्सपोर्टर होम मार्केट और प्राइस लोअर देन प्रोडक्ट कॉस्ट। अब देखो आप क्या बता, ये रामू है और ये रामू का कंट्री है कोई, मान लेते हैं। अब रामू क्या कर रहा है कि सप्लायर है, फॉरेन में सप्लाई करता है, मतलब एक तरह का एक्सपोर्टर है। अब इसने मान लो एक इसने सैंडविच बनाया। अब ये सैंडविच इंडिया में बेचना है, मगर इसकी जो डोमेस्टिक मार्केट में सैंडविच का प्राइस है वो 10 रुपये है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बताई गई है कि प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसने क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट इसका 9 रुपये है। तो इससे भी मतलब 9 रुपये में सैंडविच बना रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में अपनी रामू कंट्री, अपनी कंट्री में 10 रुपये का बेच रहा है। मगर ये फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के चक्कर में फॉरेन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसे मतलब इसकी डोमेस्टिक गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और कह रही है तुम डंप कर दो केन्या में जाकर, मतलब केन्या है ये, मान लेते हैं केन्या। अब इन्होंने क्या किया, ये सैंडविच यहाँ पर इन्होंने 8 रुपये का बेच दिया, जबकि इनकी डोमेस्टिक मार्केट में कम है। तो इसको बोलते हैं हम एंटी डंपिंग ड्यूटी। देखो लिखा है डंपिंग अकर्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड एट प्राइस लेस देन दैट ऑफ एक्सपोर्टर्स होम मार्केट और प्राइस लोअर देन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम होना चाहिए, ठीक है। एंटी डंपिंग मस्ट प्रूव दैट डंपिंग इज हार्मफुल टू द कंपनी, मतलब इस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी यूएस में लगती है कि वो डंपिंग जो होता है हार्मफुल होना चाहिए कंपनी के लिए, ठीक है। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, ये चाइना का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी में क्या करती है, फॉरेन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सप्लायर को और असिस्टेंट देती है लोकल इंडस्ट्री को, ताकि वो लो प्राइस में गुड्स एक्सपोर्ट कर सकें। अब आप इसे भी समझ लो। देखो आपने रामू का एक केस एंटी डंपिंग के केस में समझ लिया। अब क्या है, रामू ने क्या है, कुछ प्रोडक्ट बनाना है। रामू गए गवर्नमेंट के पास और रामू ने बोला कि मुझे यार कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाना है जो इंडिया में डंप करते हैं। तो चाइना ने क्या कहा कि हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, लोन सस्ता देंगे, आपको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एक्सपोर्ट में आपने जो टैक्स दिए हैं वो रिमिशन कर देंगे, मतलब वापस कर देंगे। अब क्या है, इनका प्रोडक्ट जो है बहुत सस्ता हो गया, कहाँ 100 रुपये का बनता अब वो 80 रुपये का बन गया। अब इंडिया में क्या किया, उसे एक्सपोर्ट कर दिया 80 रुपये में। तो क्या हुआ, ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या हो गई। अब इंडिया क्या करेगी, देखेगी ये डोमेस्टिक प्राइस से भी हल्का है। देखो लिखा है सब्सिडी एक्सपोर्ट एंड सेल गुड एट प्राइस दैट लोअर देन व्हाट इज चार्ज इन डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। मतलब डोमेस्टिक कंपनी में जो चार्जेस हैं उससे भी कम है। अब इंडिया क्या करेगी, इस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देगी। भाई ये तो प्राइस हमारी इंडिया में भी इससे कम है, मतलब इससे ज़्यादा है, तुम कैसे डोमेस्टिक कंपनी में, मतलब हमारे इंडिया में भी इसका प्राइस कम है इस प्रोडक्ट का, तो आप इतने कम में कैसे बेच सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा है, मतलब 90 रुपये इंडिया में और आप 80 में बेच रहे हैं, नहीं, आप पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी। तो इस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगी। मेन डिफरेंस क्या देखा, डंपिंग में क्या होता है कि आपका एक्सपोर्टर क्या करता है, सस्ते में बेचता है प्रोडक्ट, उसमें उसे गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रही, करती भी होगी मगर बताया नहीं जाता, मतलब डंप करता है। डंप करने का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बस कैसे ही पहुंच जाए, सस्ते में बेच दो, कभी पानी के रंग, ठीक है। जबकि काउंटर वेलिंग ड्यूटी में क्या होता है, काउंटर वेल किया जाता है, फॉरेन गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती है कि
उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाए और जब हम उसे किसी कंट्री में बेचें, जैसे चाइना और इंडिया, चाइना जो है इंडिया में बेचती, उस केस में क्या है, जो इंडिया का प्रोडक्ट है उसका प्राइस हाई हो और हमारा प्रोडक्ट लो प्राइस पर हो, तो गवर्नमेंट कहेगी भाई हमारी डोमेस्टिक कंट्री का प्राइस इतना ज़्यादा है और इसका इतना कम है, इस पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देगी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी में क्या करती है, फॉरेन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सप्लायर को असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। और डंपिंग के केस में क्या होता है, इन्हें देखो बताया, गुड एंड सोल्ड प्राइस इज लेस देन एक्सपोर्टर होम कंट्री से भी लेस में बेचा जाता है, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं, ठीक है। यही चीज अब क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, आप कंटेक्स्ट देख लो, यही चीज बताई गई है। यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने फॉर इंडियन प्रोडक्ट पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई है। क्यों लगाई है, इंडिया की एक स्कीम है रिमीशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। आप इसे समझ लो क्या होता है। इंडिया में एक स्कीम थी, इससे पहले आपको यहां से बताता हूं, कहाँ गई, इससे पहले एक स्कीम थी जिसका नाम था मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये स्कीम थी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब इसको रिमूव करके ये WTO मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम क्या थी, ये WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट थी। इंडिया गवर्नमेंट बहुत इसमें सपोर्ट दे रही थी, तो इसको रिमूव करके रिमीशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम लाई गई। अब स्कीम को लाने के पीछे क्या था कि जो एक्सपोर्टर होते हैं उन पर बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, इनपुट कॉस्ट लगती है बहुत, जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है तो बहुत महंगा होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो ड्यूटीज लगती हैं और टैक्सेस लगती हैं उन्हें रिमीशन कर देती है। रिमीशन क्या मतलब होता है, एक्सपोर्टर को वापस पैसा दे दिया जाता है, तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है और इस सस्ते होने से क्या होता है, फॉरेन मार्केट में उसकी डिमांड हो जाती है। तो यही यूएस यूरोपियन यूनियन ने कहा कि आपकी जो स्कीम है, ये स्कीम में 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से भी सस्ते हैं, इसलिए हम उस पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज पूरे आर्टिकल में बताई गई है। और अब WTO का क्या नाम है कि WTO कहता है कि आप काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, मगर आपको डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा जो एक्सपोर्ट है वो सब्सिडाइज तो नहीं है, गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं दे रही है कहीं, तो इसमें लगाया जा सकता है। अब मैकेनिज्म क्या है, इंडिया में काउंटरवेलिंग ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेट की जाती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के द्वारा। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। पहली चीज़, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर लिख लेना कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी मेजर्स किसके द्वारा की जाती है और एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा की जाती है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। और दूसरी रिमीशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये स्कीम मैंने बताया सक्सेसर थी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम को 2021 में ये लॉन्च की गई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टैक्स को रीइंबर्स करना, मतलब आपको टैक्स दे देना वापस, आपको जो प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत आई है उसमें मदद कर देना, जिससे क्या है आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाए। ये स्कीम एक्सटेंड कर दी गई 2024 तक और WTO के कंपेटेबल है, मतलब ये WTO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, इस पर कोई भी रोक लगाई नहीं जा सकती। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। हमारी वीडियो आप प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।